अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मुनज़्ज़ा फातिमा। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस्लाह नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ इस वर्कशॉप में मैं आपके साथ रहूंगी कि मशवरा किससे करें। हम अपनी ज़िंदगी में इस सवाल को जो है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा सुनते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि किसके साथ मशवरा करें। जी रिजवाना, आपने जो है वो हैंड रेज किया हुआ है। रिजवाना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका कैमरा भी ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो प्लीज आप कैमरा जो है वो ऑफ कर लीजिए। कैमरे का जो साइन बना हुआ है उसके आप ऊपर क्लिक करेंगी तो आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा, और जहां हाथ का निशान बना हुआ है वहीं पे क्लिक करेंगी तो हैंड जो है वो आपका डाउन हो जाएगा। कोई लिख के जो है वो रिजवाना को हेल्प आउट करते हैं। हाँ बिल्कुल। नुशाबा, आप लोग सब अभी सिर्फ नुशाबा का आंसर आया। आप सब लोग मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि मशवरा किससे करना चाहिए। किससे मशवरा करते हैं आप लोग अपने इर्द गिर्द? डेली लाइफ में हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पे जो है वो मशवरे की जरूरत महसूस होती है। हम पूछना चाहते हैं, हमें प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें फेस करते हैं। जो बेस्ट दोस्त हो, किस तरह के दोस्त, आपके ख्याल में दोस्त कौन होता है? दोस्त हम किसे कहते हैं अपनी जुबान में? मैं आप सबकी तरफ से जो है वो जवाब का इंतजार कर रही हूँ कि आप लोग बताएं कि आपके ख्याल में हमें मशवरा किससे करना चाहिए, या ये बताएं कि आप अपने इर्द गिर्द किससे मशवरा करती हैं। हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम अपनी वालदा से, अपने दोस्तों से, अपने करीबी लोगों से जो है, बिल्कुल जिनके साथ हमें बात करते हुए झिझक महसूस ना हो उनके साथ हम मशवरा करते हैं। सिस्टर से, टीचर से। बिल्कुल, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द, हमारी सराउंडिंग में यही लोग मौजूद होते हैं ना, जिनके साथ हम अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि वो मशवरा, जी मैमूना, बहुत सारे लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि सब्र करो, लेकिन ये कि हमने सब्र किस हद तक करना है ये कोई नहीं बताता ना। तो क्यों ना हम किसी एक ऐसे शख्स के साथ मशवरा करें जिसने प्रॉपर इस चीज को सीखा हो, जिसने इस चीज का जो है वो बकायदा इल्म हासिल किया हो। उसे पता हो कि अगर किसी को सब्र करवाना है तो किस हद तक करवाना है, कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पे हमें जाके इस सब्र को खत्म करना है। ठीक है, तो मशवरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, जिनमें हमारे पास जो क्वालिफाइड लोग हैं उनमें साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, काउंसलर आ जाते हैं, थेरापिस्ट आ जाते हैं, और फोर्थ फॉर्म हमारे पास आती है लाइफ कोचेस की। आप लोग इनके नामों से कहीं ना कहीं वाकिफ होंगे, लेकिन बहुत हम लोगों ने डिटेल से नहीं पढ़ा होता कि ये लोग कौन है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इन्होंने क्या तालीम हासिल की है, और कितना जो है वो इनसे हम फायदा ले सकते हैं। इस चीज को हम में से कोई भी नहीं जानता ना। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वन बाय वन आज हम इस पे बात करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं इन्होंने एक मास्टर्स डिग्री जो है वो अपना तकरीबन 16 से 18 साल जो हैं उन्होंने प्रोफेशनली इस फील्ड में अपनी तालीम मुकम्मल की होती है, उन्होंने पढ़ा होता है। रिजवाना, आपको आवाज नहीं आ रही। इन्हें कोई मैसेज में लिख के बताए कि इन्हें आवाज कैसे जाएगी। इन्होंने कनेक्ट नहीं किया हुआ। जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसने अपनी ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में की होती है, उसके बाद वो मास्टर्स करता है, इसके बाद वो स्पेशलाइजेशन करता है।
तो जब वो स्पेशलाइजेशन करता है तो इस सारे प्रोसेस में वो बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ता है जिनमें रवैयों के मुतालिक बात होती है, जिसमें हमारे इखलाक के मुतालिक जो है वो बात होती है, जिसमें हमारे दिमाग में चलने वाली सोचों से मुतालिक बात होती है, जिसमें इस चीज़ से मुतालिक जो है वो बहुत सारी तहकीकात हुई होती हैं कि हमने अपनी सोचों पे कंट्रोल किस तरह से करना है। हमने अपनी सोचों में किसी चीज़ को दाखिल कैसे करना है और किसी चीज़ को जो है वो अपनी सोच से ख़त्म किस तरह से करना है। लाइक जैसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो जब वो एक बैलेंस हद में होती है तो वो नॉर्मल रवैया है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे ज़्यादा खुश हो रहा है, तो ये भी एक नॉर्मल रवैया नहीं है। और इसी तरह जो है वो गमी, अगर खुशी का मौका है लेकिन अगर कोई शख्स खुशी महसूस ही नहीं कर रहा, तो ये भी एक नॉर्मल रवैया नहीं है। क्या सबको आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है आवाज। जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसने अपनी इस में अपने दिमाग से मुतलिक, रवैयों से मुतलिक, हमारे दिमाग की बनावट से मुतलिक, हमारे जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उससे मुतलिक हर हर चीज को अपने 16 साल 18 साल जिंदगी में पढ़ा होता है। फिर कोई भी रवैया जो है वो जब नॉर्मल हद से तजावज करता है या कम होता है, तो वहां पे जो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, उनकी अलामात और उनके इलाज के मुतालिक उसने तफसील से जो है वो पढ़ा होता है। बिल्कुल ये इसी तरह होता है जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो अपनी जिंदगी के 4-5 साल जो है वो मेडिकल की फील्ड को देता है, उसके बाद वो हाई हाउस जॉब करता है। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट जो है वो पहले ग्रेजुएशन करता है, देन मास्टर्स करता है, देन वो 1 ईयर की स्पेशलाइजेशन जो है वो इस फील्ड में करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइकोलॉजिस्ट को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास थेरापिस्ट। जो साइकोलॉजिस्ट अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर चुके होते हैं, फिर वही मुख्तलिफ थेरेपीज को, मुख्तलिफ टेक्निक्स को, जैसे डॉक्टर है, एमबीबीएस तो सभी करते हैं, सभी एमबीबीएस करते हैं। उसके बाद कोई दिल का डॉक्टर बन जाता है, कोई दिमाग का डॉक्टर बन जाता है, कोई आंखों और कानों का डॉक्टर बन जाता है, कोई हमारे लंग्स का, कोई हड्डियों का। फिर वो आगे अपनी अपनी कैटेगरीज डिफाइन करते हैं ना। इसी तरह जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद वो फिर टेक्निक्स को सीखना शुरू कर देते हैं, जिनमें हमारे पास बिहेवियरल टेक्निक्स आ जाती हैं, कॉग्निटिव टेक्निक्स आ जाती हैं। बिहेवियरल टेक्निक्स सादा लफ्जों में बताऊं तो उसे कहते हैं जो रवैयों से मुतालिक हमारी बात होती है, बातों के जरिए जो इलाज होता है। ये वाला सवाल बहुत ज्यादा किया जाता है कि बातों से कोई कैसे इलाज कर सकता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि हम बातों से कैसे इलाज कर लेते हैं। तो जब आप, ये जो बातें हैं ये हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करती हैं। जब हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे हैं, हम सिर्फ उसके सामने बुराई करते जाएंगे, बुराई करते जाएंगे किसी एक शख्स की, तो एक कुछ वक्त के बाद वो उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं ना। तो इसी तरह जो है वो अगर किसी के बारे में हम अच्छा बोलते हैं जो हमारे सामने बैठा हुआ है, तो कुछ टाइम के बाद अगर वो शख्स, आपस में दो लोग जो हैं वो उनका इंटरेक्शन अच्छा नहीं भी होता, तो इसके बावजूद वो एक दूसरे के बारे में अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये बातें हम पे इस तरह से इफेक्ट करते हैं। इसी तरह जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसमें हमारे दिमाग में होने वाले जितने भी अमल होते हैं, हमारी सोचों में जितना रद्दोबदल करना होता है, हमारी सोचें जहाँ पे ऊंच नीच का शिकार होती हैं, उनमें जो डिस्टॉर्शन होती है उनको किस तरह से डील करना है, उनको किस तरह से एनलाइन करना है, उनको किस तरह से जो है वो लाइन पे लेके आना है, ये काम जो है वो आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है उस साइकोलॉजिस्ट की। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास थर्ड पे काउंसलर। काउंसलर्स भी जो है ये बिल्कुल इसी तरह, इन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट करके फिर ये काउंसलिंग में जो है वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। मतलब ये कि अपनी मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट करते हैं। सम टाइम इस तरह से भी होता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने ये भी क्राइटेरिया निकाल दिया कि आपने जो है वो साइकोलॉजी में, सादा साइकोलॉजी में जो है वो अपना ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद आप 1 ईयर या 2 ईयर का डिप्लोमा जो है वो कर लें तो भी आप काउंसलर बन जाते हैं ना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कोच, लाइफ कोच, एनएलपी। इसमें जो है वो एजुकेशन का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इनकी एजुकेशन का बैकग्राउंड जो है वो जरूरी नहीं है कि वह नफ्सियात से मुतल्लिक हो,
ये किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट होते हैं या इन्होंने अपनी कोई भी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट की होती है, फिर किसी भी मुस्तनद अदारे से जो है ये अपना कोचिंग का कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो ये एनएलपीज हो जाते हैं। इन्हें फिर हम एनएलपी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गई बात, समझ आई यहाँ तक? देन उसके बाद हम कहते हैं कि काउंसलिंग जो है वो करती क्या है हमारे साथ। काउंसलिंग एक्चुअली है क्या? काउंसलिंग है टू हेल्प यू मेक अ सेंस व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। हमारी जिंदगी में जितने भी अमल हो रहे होते हैं, जितने भी काम हो रहे होते हैं, हमें उनकी समझ नहीं आ रही होती कि इनमें किस तरह से रिएक्ट करना है, इनमें किस तरह से हमने रद्द अमल देना है। हमें नहीं पता होता सम हाउ के हमें यहाँ पे हम बाजू का आप में से बहुत सारे लोग सोचने लग जाते हैं, अच्छा मैं अगर ऐसे कर लेता तो क्या होता। कितने लोग सोचते हैं कि आप लोग एक डिफिकल्ट सिचुएशन में जो है वो स्टक हो जाते हैं, मुझे बताएं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी सूरत हाल में जो है वो स्टक हो जाते हैं और उन्हें नहीं समझ आती कि हमने क्या करना है। किस तरह की सिचुएशंस में आप लोग स्टक हो जाते हैं? जब कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, एनी डिजाइन, बहुत सी हिल्लत, इसके अलावा ससुराल के मामलात, बहुत सारी वजूहात हो जाती हैं। वही मैं पूछ रही हूँ कि कौन कौन सी वजूहात हो जाती हैं आपके ख्याल में। आप किन किन वजूहात में जो है वो इस तरह के मसाइल का शिकार होते हैं प्रेजेंटेशन में? जब कोई इंसान सही से बात ना करे, समझ नहीं आता किस तरह से रिएक्ट करना है, झूठ बोले। देखिए हमारे इर्द गिर्द कितने सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें हमें समझ नहीं आती ना कि हमने किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से हम वहां पे सोच में पड़ जाते हैं। बिल्कुल, जब हम किसी बहुत सारी तवक्कुआत रखते हैं और कुछ और वो हमें ना समझे, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये वो सारी सिचुएशंस हैं यहाँ जहाँ पे हमारा काउंसलर, हमारा साइकोलॉजिस्ट, हमारा थेरेपिस्ट जो है वो हमें हेल्प आउट करता है। ठीक है, वो बिल्कुल नॉन जजमेंटल होता है। वो ये आपको जज ही नहीं करता ना, अगर आपको उसके पास जो है वो इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि सामने वाला जो है वो मेरे लिए तकलीफ का सबब पैदा कर रहा है ना, सामने वाला शख्स जो है वो मुझे परेशान कर रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट ये नहीं कहेगा कि इसमें यकीनन आपकी गलती होगी, कतन भी वो ऐसा नहीं कहेगा। ठीक है, वो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, और उसमें आपको जो है वो आपके इमोशंस को वैलिडेट करेगा। वो कहेगा कि आप जिस तकलीफ से गुजरे हैं मैं उसको समझ सकता हूँ। वो आपकी उस तकलीफ की शिद्दत को जो है वो समझता है कि आपकी तकलीफ की क्या शिद्दत थी। ठीक है, और फिर उसके बाद वो आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता है। अच्छा, कभी जो लोग डूबने वाले होते हैं तो एक वक्त तक हाथ पांव हिलाते हैं, मगर जब हिम्मत हारते हैं तो खुद का डूबना अपनी आंखों के सामने देखना, इससे भी लम्हे देखते कुछ शिकायतें। लेकिन देखें, हमने जो है वो अगर लाइक एक गुस्सा है, एक नॉर्मल रवैया है ना, तो गुस्सा हमें आता है किसी की बुरी बात पे, किसी ऐसी बात पे जो हमें पसंद नहीं है, हम चाहते हैं कि ये इस तरह से ना होता, ऐसी बातों पे हमें गुस्सा आता है ना। लेकिन वो एग्रेशन में कब कन्वर्ट होता है? जब हम रिएक्ट करते हैं। गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन एग्रेसिव होना नॉर्मल नहीं है। एग्रेसिव होना जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, और गुस्सा जो है वो एक नॉर्मल रवैया है। ठीक है, हमें गुस्सा आता है, हम सामने वाले को बुरा भला बोल देते हैं ना, क्योंकि हम एग्रेसिव हो रहे होते हैं इसलिए। तो हमने क्या करना है कि गुस्सा तो आ गया, अब हमने एग्रेसिव होने से पहले पहले हमने उस गुस्से को चैनलाइज करना है, हमने उस गुस्से को वहीं पे कंट्रोल करना है, हमने देखना है कि हमने किस तरह से रिएक्ट करना है। ये चीज जो है वो आपको आपका साइकोलॉजिस्ट सिखाता है। उसने आपको कुछ अरसे में इतना ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखा देना है कि आपको गुस्सा तो आया है, लेकिन जैसे सामने वाला गाली गलौज कर रहा है आप वैसे गाली गलौज नहीं करना शुरू कर देंगे।
आप बड़े अच्छे और बड़े सुलझे हुए तरीके से आगे से रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल, हमें नहीं समझ आती कि हमने कहाँ कितना सुनाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें हमारा साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है इस चीज़ को समझने में एक्चुअली। एक्चुअली प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती है जब हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे होते हैं ना, लेकिन जब हम इसको समझने के काबिल होते हैं, ये भी एक प्रोसेस होता है कि हम इस चीज़ को समझ सकें कि प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ। वो दर्द जो है उसको हमने बढ़ने से रोकना है उज़्मा, उसे हमने पहले ही कंट्रोल करना है। वो जो ज़ख्म है वो हमारे लिए नासूर बन जाए, बेहतर नहीं है कि हम उसे पहले ही जो है वो क्योर कर लें, उसका मरहम लगा लें। एक थेरेपिस्ट, एक काउंसलर जो है वो जब खामोशी से आपको सुन लेता है, आपका आधा मसला वहीं पे हल हो जाता है। एक्चुअली हम किसी को अपनी बात ही नहीं सुना पाते। हम समझा ही नहीं पाते कि हम किस सिचुएशन में से गुज़र रहे हैं ना, तो आप डिफरेंट इस तरह की बातें जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट समझ रहा होता है कि आपके साथ जो है वो क्या है। उसमें कोई नहीं सुनता तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इसीलिए तो हैं आपके पास। आपके पास जो काउंसलर्स हैं वो इसीलिए तो हैं कि आप अपनी बात उन्हें सुना सकें और एक ऐसी गाइडलाइन उनसे ले सकें जो प्रोफेशनल हो, वो आपको आराम से सुने, आपके क्राइसिस के टाइम पे जो है वो आपको सपोर्ट करे, आपके ज़ख्म को कुरेदने से बचाए, उसे हील होने में हेल्प आउट करे। ठीक है? आपको एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ मूव ऑन कर सके और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने के काबिल बना सके। मैं अभी आप लोगों के साथ कुछ लाइफ इवेंट्स जो है वो शेयर करती हूँ। अच्छा, जब कोई अपनी गलती ना माने तो उसे कैसे ठीक करें? देखिए, जब हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको गुस्से की हालत में या इस तरह जो शदीद रवैया होता है, वहाँ पे आपको जो है थोड़ी देर स्टॉप करते हैं। गुस्से की जो शिद्दत होती है, उसका टेन्योर होता है तकरीबन 9 से 11 मिनट का टेन्योर होता है, ठीक है? जब हमें शदीद गुस्सा होता है, ठीक है? तो हमने वो 9 से 12 मिनट या 11 मिनट का जो टाइम है, वो हमने गुज़ार लेना है। ठीक है? वो किस तरह से गुज़ारना है, वो उसमें आपको कोई शख्स ऐसा चाहिए जो आपको आपकी कमर पे थपकी लगा सके कि भई आप अच्छा कर रहे हैं इस 12 मिनट में खामोश होके, इस 9 मिनट में या इस 6 मिनट में खामोश हो। जब वो कुछ सेकंड्स का टाइम जो है वो गुज़र जाता है, उसके बाद आप रिएक्ट करेंगे तो आप बेहतर अंदाज़ से करेंगे। देखिए, जो लोग कहते हैं कि ये तो पागल है जो लंबी-लंबी साँसें ले रहे हैं, एक्चुअली आप उनकी दिमागी हालत देखें कि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि अगला बंदा जो है वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है ना। नौशाबा, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि दोस्त जो हैं वो आपको कहीं न कहीं डिच कर जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अब का जो दौर जा रहा है, अब का जो ज़माना जा रहा है, जो डिजिटल लाइफ़ हमारी जा रही है, इसमें हमारे पास बहुत कम दोस्त हैं क्योंकि हर शख्स की जो ज़िंदगी है वो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ है कि उनके पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। कोई किसी को टाइम दे ही नहीं सकता। इस वजह से जो है वो हमें काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत बढ़ गई है। अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो हमारे पास फिर बहुत सारे हमारे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब हमारी असेस में होते हैं, लेकिन जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं, तो बेशक हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे गए हों, तो वो प्रॉब्लम फ़ील करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ हम बात कर सकें, ठीक है? हमें तन्हाई महसूस होती है, हम ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में जो है वो डाउन फ़ील करना शुरू कर देते हैं। हमें हमें इस तरह के हमें इंटरेक्शन करने के लिए कोई लोग नहीं होता। हमारी जिनके साथ तवक्कुआत होती हैं, वो लोग हमारी तवक्कुआत जो है वो तोड़ देते हैं। कहीं न कहीं हमें डिच कर जाते हैं, बैक बाइटिंग कर जाते हैं, चुगली कर देते हैं। हमें वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है। हम अपने बच्चों को सही से लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे होते हैं। हमें वहाँ पे समझ नहीं होती। मतलब ये कि रिलेशनशिप में जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। तो हमें ज़िंदगी के हर मौके पे कुछ ना कुछ ऐसा पर्सन चाहिए जो रिलैक्स कर सके। लेकिन ये कि हमारे दोस्त जो हैं वो हमें मशवरा तो दे देंगे, लेकिन ऐसे मौकों पे जो है वो हमें हेल्प आउट नहीं कर पाते क्योंकि किसी के पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो आपको ऑल द टाइम रिलैक्स कर सके। बिल्कुल उस्मान, जब हम इस तरह की जगह पे होते हैं, हम ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, जब हमें कुछ भी नज़र नहीं आता तो अपने नियर बाय साइकोलॉजिस्ट के पास लाज़मी जाएँ, जो भी आपके इर्द-गिर्द
ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इस्लाम नेटवर्क के प्लेटफ़ॉर्म से मैं अवेलेबल हूँ, अमारा अवेलेबल हैं। ज़रूर कम्युनिकेट किया करें, क्योंकि हम अपने दिल में दर्द की दवा लेते हैं, हमारे स्टमक में इश्यू हो जाता है तो हम उसके लिए पैसे खर्च कर लेते हैं। हमारे अगर शरेयानों में किस तरह का मसला हो गया है, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम हो गया है, तो फिर तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब हमारे दिमाग में मसला हो रहा होता है ना, तो हम इस चीज़ को अहमियत ही नहीं देते कि हमें इसको भी ट्रीट करने की ज़रूरत है। एक्चुअली हम अपने दिमागी मसाइल को जो है वो तवज्जो ही नहीं देते। हम इस चीज़ की अहमियत को समझते ही नहीं हैं, और अगर हमारा दिमाग ठीक है ना, तो हमारी जिस्मानी बीमारियाँ आधे से ज़्यादा ठीक हो जाती हैं। आपके साथ जो है वो मैं कुछ चीज़ें जो केसेस हैं वो डिस्कस करती हूँ, तो आप देखेंगे किस किस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं लोग, और फिर किस तरह वो इस सारी सिचुएशन में से जो है वो क्योर होते हैं। ये देखें, ये हमारी एक बहुत अच्छी मेरी दोस्त कह लें, मेरे ससुराल से है ये एक बच्ची। जब इनकी शादी हुई है तो इन्हें नहीं पता था कि इन्होंने लोगों के साथ जो है वो किस तरह से डील करना है, इन्हें समझ ही नहीं आती थी। क्योंकि जब हम शादी होके जाते हैं तो हमारी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग होते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कमरे का दरवाज़ा कब बंद रखना है, कब खोलना है, मैंने किसके साथ कितना बिहेव करना है। हम जैसे अपने बहन-भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा लाइवली ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, हम ससुराल में भी जाके वैसे ही गुज़ारना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होते-होते जो है वो वक़्त लगता है ना। हमें अपनी बाउंड्रीज़ बनाने नहीं आती। हमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो हमें इस चीज़ को ही नहीं समझ आती कि हमने बाउंड्रीज़ कैसे बनानी है। देखें, अगर कोई आप शादी होके जा रहे हैं, तो हर शख्स को जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं होती कि कोई भी किसी भी वक़्त जो है वो आपके कमरे का दरवाज़ा ओपन करे और वो आ जाए। ऐसे ही है ना? लेकिन अगर कोई इस तरह से आ जाता है तो हमने उसे कैसे रोकना है? हमें इन चीज़ों को, इन रवैयों को भी तो समझने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमें हमारा काउंसलर, हमारा साइकोलॉजिस्ट जो है वो हेल्प करता है। मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ पेरेंट्स से कि शादी से पहले जो है वो अपनी बच्चियों को लाज़मी काउंसलिंग दिलवाएँ, ना सिर्फ़ बच्चियों को बल्कि बच्चों को भी काउंसलिंग ज़रूर दिलवाएँ, क्योंकि उन्हें इस तरह से पता ही नहीं है कि उन्होंने आगे जाके रिलेशनशिप को जो है वो किस तरह से डील करना है। जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है, जो एक माहिर नफ्सियात होता है, वो आपको एक तो जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है ना, कि आपने जो है वो अपनी आपको किस तरह से बैलेंस रखना है, किस तरह से जो है वो आपने अपने आप को अवेयर करना है। बिल्कुल सिद्रा इसी तरह से है कि लोग जो हैं वो समझते ही नहीं हैं। उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है ना, लेकिन हमने इन चीज़ों को समझना है कि जितना ज़्यादा ये ज़रूरी है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो वो डॉक्टर के पास भाग रहा है ना, इसी तरह जो है वो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स ज़रूरत से ज़्यादा उदास हो रहा है तो उसने एक माहिर नफ्सियात के पास जाना है। क्योंकि अगर एक माँ हेल्दी है, एक औरत हेल्दी है, तो उसके घर के बच्चे भी हेल्दी हैं, उसके हस्बैंड के साथ उसका रिलेशनशिप भी हेल्दी है। औरत की दिमागी सेहत जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो घर के मेन पिलर के तौर पे सर्वाइव कर रही होती है घर में। आप देखें अपनी माँओं को, अगर वो बिस्तर पे लेट जाती हैं तो पूरा घर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो औरत की अहमियत इसी तरह से, और दिमागी सेहत की अहमियत भी जो है वो इसी तरह से है, कि अगर हम मेंटली तौर पे फिट हैं, रिलैक्स हैं, तो सारी चीज़ें ठीक हैं। अगर हम ज़हनी तौर पे रिलैक्स नहीं हैं, तो हमारे इर्द-गिर्द कुछ भी होता रहे, वो सब मिस आउट होता है ना। तो एक जो साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, वो आपको एक तो फिज़िकली करेज करता है ना, कि आपने अपने आप को कुछ एक्सरसाइज़ेज़, कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करने को कहता है, कि आप फिज़िकली फिट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमें जो है वो सोशल करेज मिलती है, ठीक है? वो आपको सोशल सर्वाइवल के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो आपको मॉरल सपोर्ट देता है, ठीक है? उसके बाद वो आपके इमोशंस को रेगुलेट करना शुरू कर देता है। ये जो ऊपर मैं आपके साथ केस डिस्कस कर रही थी, इसमें ऐसे ही हुआ ना कि इमोशनल रेगुलेशन है ना, मतलब हमें हमें अपने गुस्से को, हमें अपने दुःख को, सुख को, खुशी को समझना है, और हमें देखना है कि किस जगह हमने कितना इनपुट देना है। अगर जो है वो हम किसी गमी के मौके पे बैठ के कह के लगा रहे हैं, तो ये नॉर्मल रवैया नहीं है ना। इसी तरह अगर घर में जो है वो आप गैर ज़रूरी तौर पे
सांस नहीं आती दिल फटने पे, और जब किसी से कहो तो वो कहते हैं नॉर्मल है। नहीं, बिल्कुल भी उस्मा ये नॉर्मल नहीं है। आप लाजमी जो है वो अपने काउंसलर के साथ, थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करें, और जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप डीप ब्रीथ करें। चले मैं आपको एक डीप ब्रीथ की छोटी सी टेक्निक बता देती हूँ। डीप ब्रीथ का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, रिलैक्स करने का जो सबसे छोटा सा प्रोसेस होता है, वो ये किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें आपने इस तरह से डीप ब्रीदिंग करनी है, लाइक जैसे हम एक फूल को सूंघ रहे होते हैं ना, हम एक फूल को सूंघते हैं, उस तरह से हमने अपनी सांस को अंदर खींचना है। उसके बाद हमने उस अपनी सांस को सीने में रोकना है। ठीक है, आपका पेट अंदर चला जाएगा, आपका चेस्ट जो है वो थोड़ी सी बाहर आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जितने सेकंड आप रोक सकते हैं रोकें, और उसके बाद आपने तेजी से सांस को बाहर खारिज करना है। ठीक है, और इसी चीज को वो आपने 5 से 7 दफा जो है वो प्रैक्टिस करना है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कीजिए और डन लिखिए, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। और मुझे बताइए कि आप लोग रिलैक्स फील कर रहे हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश। और किस किस की कंप्लीट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इतनी सी डीप, मारिया शुजात, सर में दर्द होना शुरू हो गई है। सर के पिछले हिस्से में, दाएं हिस्से में, बाएं हिस्से में, या ऊपर स्कल में। मारिया आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा ना कि डीप ब्रीथ के बाद आपके सर में दर्द शुरू। जी जी। आईज के ऊपर शुरू हो गई है आपको दर्द, मारिया, क्योंकि देखें जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो फिर जब हम रिलैक्स होना शुरू करते हैं या हम अपने जिस्म को वो चीज देते हैं जिसकी उसको आदत नहीं होती, तो भी हम थोड़ा सा इस सिचुएशन में सफर करते हैं। ठीक है, आपने इसको छोड़ना नहीं है। आपने 1 हफ्ता लगातार, स्पेशली जब आप सुबह सो के उठते हैं उस वक्त में, और असर के बाद, इसके अलावा दिन में जब भी आपको जरूरत महसूस हो, आपने ये वाली एक्सरसाइज, ब्रीथ एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करनी है। ठीक है, आपने इसे 1 हफ्ता लगातार करने के बाद जो है वो फिर मुझे बताना है। क्योंकि उसमें आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आपके मैसेज से जो है वो इस चीज को समझ लग रही है कि आप इतनी ज्यादा स्ट्रेस में हैं। तो आपने डीप ब्रीथ की एक्सरसाइज को जो है वो 1 हफ्ता लगातार करना है। दिन में तकरीबन 4 से 5 दफा आप करें। एक दफा में जो है वो आप 8-10 सांसें जो है वो इस तरह से लेंगी। ठीक है, कम अज कम मिनिमम 2 मिनट जो है वो आप इस तरह के जरूर स्पेंड करेंगे जिनमें आप डीप ब्रीथ करें ना। और वो एक दफा में 2 मिनट, मतलब 8 से 10 सांसें, और दिन में जो है वो आप 4 से 5 दफा इस चीज को जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। और 1 हफ्ता या 3 दिन के बाद बहुत सारे लोग, जैसे आप में से 2 लोगों ने शिकायत की है कि प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है, तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अरूज इसी तरह से होता है। ये जो है वो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि जिसे हम इग्नोर कर दें। ये ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं कि जिसे हम जो है वो इग्नोर कर दें। अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो ये हमारे ब्लड में सरायत कर जाता है। ठीक है, और जब ये हमारे ब्लड में सरायत कर जाती है ये चीज, उदासी जो है, फिर हमें मेडिकेशन की जरूरत पड़ जाती है। फिर सम टाइम इस तरह से होता है कि हमें उदास रहना अच्छा लगना शुरू हो जाता है ना। हम उस चीज को, उस पेन में रहते रहते उसके इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं कि हमें खुशी की शिद्दत महसूस होना बंद हो जाती है ना। तो हमने इस तरह से नहीं करना है। जो आपका साइकोलॉजिस्ट है वो आपको इन सारी चीजों में हेल्प प्रोवाइड करता है, जो कि आप नॉर्मल जिंदगी में डिफरेंट लोगों से ले रहे होते हैं ना। लेकिन आपका साइकोलॉजिस्ट या आपका काउंसलर जो है वो आपको सारी सपोर्ट एक ही जगह पे प्रोवाइड कर रहा होता है।
लाइक ये देखें, आप जब आते हैं किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास तो आप इस सिचुएशन में आते हैं, आप एब्रप्ट थिंकिंग के साथ आते हैं। जब आप अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ बात कर रहे होते हैं तो आपकी थिंकिंग, आपकी बातें इतनी ज्यादा बिखरी हुई होती हैं, जैसे धागे अगर हम एक जगह इकट्ठे रख दें तो वो किस तरह से उलझते हैं ना। लेकिन आपका साइकोलॉजिस्ट सिर्फ आपकी बात को जो है वो सुन रहा होता है, और सुनते सुनते वो उन सारी चीजों को इनलाइन करना शुरू कर देता है। वो उन सारी चीजों को, सिर्फ आपकी बातें सुनते सुनते जो है वो उन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है। वो इस चीज को जज कर लेता है कि बेसिकली प्रॉब्लम की वजह क्या है, बेसिकली रीजन पीछे क्या है, और हमने किस तरह से जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। अल्लाह पे बिल्कुल भरोसा रखते हैं ये तो, और वो खुश रहते हैं बिल्कुल। लेकिन देखें यहाँ पे जो है वो मैं एक हदीस आपके साथ जिक्र करूंगी। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उन्होंने आके पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं ऊंट के पाँव में रस्सी बांध के इसे किसी चीज के साथ बांध दूं और फिर अल्लाह पे भरोसा करके सो जाऊं, या मैं ऊंट को जो है वो ऐसे ही छोड़ दूं और कहूं कि अल्लाह ताला ये तुम्हारे हवाले है और मैं सो जाऊं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले इसके पाँव में रस्सी बांधो, इसे कौंठे से बांधो, और फिर कहो कि अल्लाह ताला मैंने आप पे भरोसा किया, और फिर सो जाओ। फिर अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ठीक है, अगर हमें जहनी तौर पे कोई प्रॉब्लम है तो हम अगर कहते रहें कि ऑल द टाइम आपने नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, तस्बीह पढ़नी है, तो आप ठीक हो जाएंगे, नहीं। आपको उन चीजों से किसी हद तक तो सुकून मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला ने डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट किस लिए बनाए हैं? इसलिए कि वो आपके प्रॉब्लम में जो है वो उसे हील कर सके। अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान का वसीला बनाया है ना। जब हमें, हाँ, दिल में दर्द होती है, हमारी शरेयानें जो हैं वो बंद हो जाती हैं, तो फिर हम तस्बीह पकड़ के अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला ये शरेयानों में जो फैट जमा हुआ है, मैं इतनी दफा जो है वो ये दुरूद पाक पढ़ती हूँ तो ये मेरा फैट जो है वो रिलीज हो जाए। ठीक है, वो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अकल दी है कि हमने इस प्रॉब्लम का इलाज करवाने के लिए इसके एग्जैक्ट डॉक्टर के पास जाना है, जो हमें इस तरह की दवा देगा कि वो भी तवक्कल तो अल्लाह ताला पे करते हैं ना। डॉक्टर्स भी जो हैं वो तवक्कल तो अल्लाह ताला के पे करते हैं। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान को बहुत ज्यादा बाशऊर बनाया है, उसे इल्म दिया है कि वो उस इल्म के जरिए जो है वो अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए आसानी पैदा करे। तो हमें वहां पे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इलाज करवाना पड़ता है। स्टंट डलने वाला हो तो स्टंट डलवाना पड़ता है, और हम स्टंट दिलवा के भी अल्लाह ताला पे तवक्कल करना तो नहीं छोड़ते ना। अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो कब हमारी सांस रोक दे और कब तक जो है वो चलाए रखे, लेकिन हम अपने सर्वाइवल का वसीला तो करते हैं ना। एग्जैक्टली यहाँ पे भी जितने भी हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, हमने इनको सॉर्ट आउट करने के लिए जाना है। सिद्रा, अभी ये 3 मिनट में जो है ये वाली मीटिंग आप लोग की खत्म हो जाएगी। इसी लिंक के साथ आप लोग जो है वो रीज्वाइन करेंगे, और फिर मैं आपके सारे सवालों के जवाब जो हैं वो आप लोगों को दूंगी इंशाल्लाह। जितने भी सवाल आप लोगों ने किए हैं वो मैं करूंगी। ये देखें, आप लोगों में से अगर कुछ लोग जो है वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो ये अभी किसी ने सवाल किया है कि औरतें जो है वो ज्यादा डिप्रेस क्यों रहती हैं ना। वो डिप्रेस इसलिए रहती हैं कि उन्हें यही नहीं पता होता कि उन्हें कौन सी चीजें जो है वो ट्रिगर कर रही है ना। उन्हें कौन सी चीज पिंच कर रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें बार बार चुभ रही है, जिसकी वजह से वो हर शख्स के साथ जो है वो गुस्सा हो रही है, हर शख्स के साथ जो है वो नॉर्मल रवैया नहीं अपना रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ माजी में ऐसा जरूर हो गया होता है उसके साथ जो उसको ट्रिगर कर रहा होता है ना, लेकिन उसे नहीं पता होता है। कुछ ऐसे ऐसी होती हैं जो हमारे बचपन में हमारे साथ हो गई होती हैं, लेकिन बड़े होके जब उससे मिलती जुलती सिचुएशन में हम जाते हैं तो हम वहां पे डिफरेंट तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं, और हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे होते कि बचपन में हमारे साथ जो है वो क्या हुआ था ना। तो फिर जो आपका काउंसलर या आपका थेरेपिस्ट है वो आपके साथ बातों के जरिए उस हद तक पहुंच जाता है जहां एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो हम अपनी चीजों को जो है वो समझना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली हमें अपने प्रॉब्लम्स की ही समझ नहीं आती। जब हम अपने प्रॉब्लम को समझ जाते हैं, हमारा आधे का आधा मसला जो है वो वहीं पे खत्म हो जाता है ना।
ये देखें, ये एक क्लाइंट का है। वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मारा करती थी और इस वजह से जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती थी कि मैं बच्चों को बहुत ज्यादा मारती हूँ। आप लोगों में से कितने लोग मैरिड हैं जो अपने बच्चों को मारते हैं, किसी भी बात पे, छोटी सी बात पे थप्पड़ जड़ देते हैं, डांट देते हैं, ये चीजें यहाँ ना बखेरो, ये वहां ना बखेरो। कितने लोग जो हैं वो इस वक्त शादीशुदा हैं हमारे पास और बच्चों की ठुकाई करते हैं। और बाकी लोग, सिर्फ 2 लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं, बाकी लोग। देखिए, मदरहुड जो है वो एक बहुत ज्यादा मुश्किल पीरियड है ना। बहुत ज्यादा एक मुश्किल टाइम होता है जब एक बच्ची जो है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां करें। अच्छा, ये वाली मीटिंग जो है वो खत्म हो रही है, आप लोग इसको रीज्वाइन कीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करते हैं यहीं से।